हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी इस टॉपिक पे क्लास होने जा रही है। नेक्स्ट अगली क्लास है आज हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा सब्जेक्ट है IAS मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम पढ़ रहे हैं, लोक प्रशासन को। ठीक है, उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारे जो तीन तरह की विचारधारा मैंने आपको बताई थी, तो उसमें जो सेकंड है आपकी वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उसके जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उन सिद्धांतों के बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। और एक बात आप याद रखें, IAS मेंस का एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन है। आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के देना पड़ेगा, और वो भी निश्चित टाइम पीरियड में। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से सुने, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें और लिख लिख के आप अभ्यास करें, क्वेश्चन का आंसर देने का अभ्यास करें, घर पर प्रैक्टिस करें, और उसके बाद में हर कंसेप्ट को समझें और उसके बाद में सही तरीके से प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका IAS मेंस में पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का दो पेपर होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 250 नंबर के। तो उसमें हम पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उसमें आपका टॉपिक चल रहा है संगठन। संगठन की आज तीसरी क्लास है, संगठन थर्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थर्ड, ये आपकी थर्ड क्लास है। उसमें अपन वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका अगला सिद्धांत है वो है मजदूरों का वैज्ञानिक चयन प्रशिक्षण। जो मजदूर लोग होते हैं उनका साइंटिफिक तरीके से चयन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से मजदूरों का वैज्ञानिक जो तरीका है वो यूज करके मजदूरों का चयन और प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, नंबर थर्ड है प्रबंधकों का एवं मजदूरों के बीच समान कार्य विभाजन। जो मैनेजर है और मजदूर है उनके बीच समान कार्य विभाजन होना चाहिए, क्योंकि समान कार्य विभाजन होने से आपका काम सही तरीके से चलेगा। काम का बंटवारा होने के बाद ये काम मुझे करना है, ये जिम्मेदारी मुझे निभानी है, ये जिम्मेदारी मैनेजर को निभानी है, ये जिम्मेदारी मजदूर को निभानी है। तो दोनों में समान बंटवारा होने से कार्यक्रम, आपका कार्य सही तरीके से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रबंधकों एवं मजदूरों में परस्पर विश्वास एवं सहयोग। जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है और मजदूर है, उसमें आपसी विश्वास, परस्पर विश्वास और कोऑर्डिनेशन की भावना होनी चाहिए। जब जाके आपका कामकाज सही तरीके से चलेगा, व्यवस्थित तरीके से चलेगा। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ने संगठनीय सिद्धांतों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, तो इसमें संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में एक नया एटीट्यूड इन्होंने प्रदान किया है। ठीक है, इस विचारधारा ने तो अपने अनुभव में प्रयोगों द्वारा इसके प्रेरणा, जो इसके प्रेरणा है उनका नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो बहुत ख्याति प्राप्त स्कॉलर है जिनका नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ने संगठन की कार्यकुशलता एवं विद्वता के लिए इस बात पर बल दिया है। संगठन में कार्यकुशलता सही हो, काम का सही तरीके से चले, कुशल लोग इसमें काम करें, जो निपुण लोग हैं वो इसमें काम करें, मितव्ययता हो जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं हो, एस्टिमेटेड के अनुरूप व्यय हो धन का, और उसके अनुरूप अपना कामकाज चले। इस बात पर उन्होंने ज्यादा बल दिया कि प्रबंध को निर्धारित विधियों एवं सिद्धांतों जो सभी संगठनों में सार्वभौमिक रूप से लागू किए जा सकते हैं पर आधारित होना चाहिए। इसमें इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जो प्रबंध की जो निर्धारित विधियां हैं, ठीक है, उन विधियों के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, सिद्धांतों के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू किए जा सकते हैं। विधि और सिद्धांत संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू किए जा सकते हैं, इन पर ये आधारित होना चाहिए, इन पर ये बेस्ड काम होना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, संगठन में हम आगे चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके नाम से स्पष्ट है, आप खुद समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा मतलब जो वैज्ञानिक तरीके से कैसे उसका मैनेजमेंट करके उसकी जो विचारधारा है उसको कैसे हम अपना के अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लोक प्रशासन में इसका कैसे यूज है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया आगे, यद्यपि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का काफी लंबे समय तक लोक प्रशासन में प्रचलन रहा है। जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा है इसका प्रचलन लोक प्रशासन में काफी लंबे समय तक रहा है। जो भी इसके विद्वान हैं उन्होंने जो अपनी अपनी विचारधारा दी है लोक प्रशासन में कैसे कार्यकुशल तरीके से ये कामकाज हो, उसके लिए इस विचारधारा का काफी उपयोग किया गया है और काफी लॉन्ग टाइम से इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। किंतु आलोचकों ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। जो इसके आलोचक है, आलोचकों ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया कि मनुष्य मशीन के समान है।
देखिए, जो इसके आलोचक है, इस विचारधारा के आलोचना करने वाले, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मनुष्य मशीन के समान है, क्योंकि ये भी तो हम भी जानते हैं कि मनुष्य और मशीन में काफी अंतर होता है। मशीन कैसे काम करती है, मनुष्य कैसे काम करता है, इन दोनों में काफी अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी थर्ड विचारधारा है वो है प्रशासकीय प्रबंध विचारधारा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आइडियोलॉजी। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है, जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन के अंदर मैनेजमेंट कैसे है, उसकी विचारधारा कैसे है, उसके ऊपर लोक प्रशासन में इसका कैसे यूज है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, संगठन के औपचारिक दृष्टिकोण से जुड़ी तीसरी विचारधारा प्रशासकीय प्रबंध है। देखिए, इसमें जो तीसरी विचारधारा है वो है प्रशासकीय प्रबंध, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो लूथर गोले के विद्वान हुए हैं, लूथर गोले को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। लूथर गोले के एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्हें लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। आगे और भी विद्वान है लोक प्रशासन के, एल उर्विक है, जेडिस मोने है, एलन बी रीले हैं। इसके प्रमुख प्रणेता है, इस विचारधारा के प्रमुख प्रणेता जिन जो लोग विद्वानों का नाम मैंने लिया है, स्कॉलर का नाम लिया है, ये इस विचारधारा के प्रमुख प्रणेता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या बताया गया है, ये विचारधारा ये मानती है कि प्रशासन जहां भी है वह अपनी शक्ति प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसंधान में लगाना है। यानी प्रशासन जहां भी है, सरकार जहां भी है, अपनी शक्ति प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसंधान में लगाना है। जो उसकी शक्ति है, जो प्रबंध के सिद्धांत है, किस तरह से मैनेजमेंट को बेहतर कर सके, मैनेजमेंट में रिसर्च करके उसका अपन लोक प्रशासन में उपयोग कर सके, वो सारी शक्ति उसके प्रबंध के सिद्धांतों में लगाना है। यानी प्रबंध के जो सिद्धांत हमने बनाए हैं, उन सिद्धांतों को कैसे रेगुलेट करके हम लोक प्रशासन में उसका अधिक उपयोग कर सके, उसके सिद्धांतों में अपनी शक्ति को लगाना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखें कि हम सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारा मेन टॉपिक है वो है औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी आज हमने स्टार्ट किया वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, जो 3 तरह की विचारधारा है, उसमें अब तीसरी तरह की विचारधारा चल रही है। तो थर्ड विचारधारा में क्या बताया गया है, ये सिद्धांत कहीं भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये जो उपरोक्त जितने भी सिद्धांत मैंने बताए थे, ये अकॉर्डिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुलिक एवं उर्विक, ये भी लोक प्रशासन के विख्यात विद्वान हुए हैं। गुलिक और उर्विक ने इस संबंध में पोस्ट कोर का प्रचलन किया। पोस्ट कोर जो सिद्धांत है, इसका प्रचलन किया है, पोस्ट कोर। ठीक है, इसका अलग अलग मीनिंग होता है। पोस्ट कोर सिद्धांत का प्रचलन गुलिक एवं उर्विक ने किया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिलेशन और बजट, ये इस पोस्ट कोर का मतलब होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट विद्वान है मूने एवं रीले ने समन्वय, पदसोपान, कार्य विभाजन एवं लाइन एवं सूत्र के सिद्धांतों का प्रचलन किया है। ठीक है, अब देखिए जो मूने एवं रीले प्रख्यात प्रणेता है, विद्वान है, उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि हमें लोक प्रशासन में कामकाज में समन्वय होना चाहिए। समन्वय का मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़कर हमें कोई काम करना है। पद सोपान की भावना इसमें होनी चाहिए। पद सोपान का मतलब ये होता है नीचे से लेकर ऊपर तक पद का वर्गीकरण। ठीक है, और कार्य विभाजन, जो भी काम आपको दिया गया है उसका बंटवारा करके हमें काम करना है। ये लाइन एवं सूत्र के सिद्धांतों का प्रचलन किया। ठीक है, नेक्स्ट के आगे विद्वान मैरी पार्कर फॉलेट एवं हेनरी फ्योर्ड, ये दोनों भी विख्यात विद्वान हैं। उन्होंने भी प्रशासन के सिद्धांत बताए, इन्होंने भी प्रशासन के ऊपर सिद्धांत बताए हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसके बारे में उन्होंने विचारधारा अपनी रखी है। ठीक है, अब आगे ये प्रशासनिक सिद्धांत क्या है, ये प्रशासन के सिद्धांत संगठन में कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माने गए, क्योंकि संगठन में कार्यकुशलता होना जरूरी है। संगठन तो हो गया, किसी काम को आप सही तरीके से कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन उसमें कार्यकुशलता यानी उसमें कुशल प्रशासन होना चाहिए। मतलब प्रख्यात ट्रेनिंग, प्रख्यात प्रशिक्षण होना उसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इस विचारधारा ने औपचारिक संगठनों को जन्म दिया। तो ये सारी विचारधारा जो हमने पढ़ी है, इन्होंने औपचारिक यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इसने जन्म दिया। यद्यपि मानवीय संबंधों के पक्षकर तथा इस सिद्धांत के आलोचक इन्हें कठोर, अमानवीय, अव्यवहारिक इत्यादि की अगर आलोचना करते हैं। ये जो उपरोक्त सिद्धांत हमने पढ़े हैं अभी तक, इसको जो इसके आलोचक है, इन्होंने एक तो कहते हैं ये बहुत कठोर है, अमानवीय है, मानवीय सिद्धांतों के विपरीत है, अव्यवहारिक है, इनका व्यवहार में कोई मतलब नहीं, इत्यादि कहकर इनकी आलोचना करते हैं। और हर्बर्ट साइमन जो प्रख्यात विद्वान हुए, इन्होंने तो इनको कहावतें कह दिया
कि किसी प्रख्यात व्यक्ति ने एक बार जो कह दिया वो बात सिद्ध हो गई, इसको कहावते नाम दे दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके कौन कौन सिद्धांत है, मीनिंग है, सारी आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अनौपचारिक संगठन। देखिए, जब हमने संगठन स्टार्ट किया था तो इसमें मैंने आपको संगठन के जो दो प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, इसको बेसिक टर्म क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो औपचारिक संगठन को हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं अनौपचारिक संगठन। और एक बात आप विशेष ध्यान रखें, आज के टाइम में प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा साधन है जिसका हम सही तरीके से यूज करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आप लोग सही तरीके से इस प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से आप कीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अनौपचारिक संगठन। देखिए, अनौपचारिक संगठन में क्या बताया गया है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या बताया गया है, कॉर्सन एवं हैरिस, कॉर्सन एवं हैरिस एक नया नाम है, ये भी लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान रहे हैं, इन्होंने भी अच्छे अच्छे थ्योरीज अपने दी है। तो इन थ्योरीज के आधार पर ये क्या लिखते हैं कि किसी भी संगठन का वास्तविक चित्र हमें औपचारिकता में नहीं मिलता, यानी किसी भी संगठन में उसका जो वास्तविक चित्र है हमें औपचारिकता में नहीं मिलता, यानी फॉर्मेलिटी करने में हमें किसी भी संगठन का वास्तविक चित्र हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर हम उसका वास्तविक चित्र प्राप्त करना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सही तरीके से हमें उसके सिद्धांतों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संगठन में भिन्न भिन्न एवं जटिल संबंध होते हैं, क्योंकि अलग अलग संगठन होते हैं, उसमें अलग अलग संबंध होते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग रिलेशन होता है, और ये संबंध काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही जटिल होते हैं। ठीक है, जिसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है, यानी कॉम्प्लेक्स संबंधों का हम जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक उसका लोक प्रशासन में सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए कॉम्प्लेक्स संबंध है, जटिल संबंध तो है, लेकिन उसका सही तरीके से अध्ययन होना भी परम आवश्यक है, वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे, संगठन की औपचारिक योजना कार्य रूप में सदैव उसमें भिन्न हो जाती है। जो संगठन की औपचारिक योजना है कार्य रूप में सदैव उसमें भिन्न हो जाती है, यानी जब हम कार्यात्मकता में लाते हैं, उसे वर्किंग में लाते हैं, तो वो उससे अलग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, संगठन की औपचारिक तस्वीर के आधार पर गहराई में नहीं पहुंच सकते। जो संगठन की औपचारिक तस्वीर के आधार पर हम उसकी गहराई में कभी नहीं पहुंच सकते, और अगर गहराई में जाना है तो फॉर्मल कंडीशन में जाना होगा, औपचारिक में हम उसकी गहराई में नहीं जा सकते। संगठन में अनेक प्रकार के अलिखित दबाव एवं प्रभाव होते हैं। संगठन तो हमने बना दिया, किसी भी योजना हमने तैयार कर दी, उसमें कई अलिखित, जो लिखित रूप में भी नहीं है, वो भी कई अलिखित प्रभाव और दबाव हमें देखने को मिलते हैं, जिसका हमारे जीवन पे या लोक प्रशासन की थ्योरी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, हर्बर्ट साइमन के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। हर्बर्ट साइमन भी लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान रहे। वो क्या लिखते हैं, हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग, अनौपचारिक संगठन से तात्पर्य उन अंतर्व्यक्तिक संबंधों से हैं जो संगठन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छी बात हर्बर्ट साइमन ने कही है। उन्होंने क्या कहा कि औपचारिक अनौपचारिक संगठन से तात्पर्य उन अंतर्व्यक्तिक संबंध, देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, अंतर्व्यक्तिक संबंध यानी व्यक्तियों के अंदर क्या संबंध है, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के अंदर क्या विचारधारा चल रही है, उनके क्या संबंध चल रहे हैं जो संगठन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। संगठन तो हमने बता दिया, पढ़ा दिया, अब उसके क्या निर्णय में लेना है नहीं लेना है, वो संगठन के निर्णयों को अंतर्व्यक्तिक संबंध प्रभावित करते हैं। ये हर्बर्ट साइमन ने कहा है, बहुत अच्छी थ्योरी, बहुत अच्छी विचारधारा इन्होंने दी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम अनौपचारिक संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। अनौपचारिक संगठन से रिलेटेड अगली बात क्या है, जिनका उल्लेख औपचारिक योजना में होने से रह गया है या उसके भाग के रूप में नहीं। ये जो उपरोक्त बात मैंने बताई है, अगर उसका औपचारिक योजना में उसका उल्लेख होने से रह गया है या उसके भाग के रूप में ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ये संगठन के सदस्यों के वास्तविक व्यवहार का रूप है। जो अनौपचारिक संगठन है, इसमें क्या बताया गया, इसका लास्ट डिस्कस क्या निकलता है कि ये संगठन के जो सदस्य का वास्तविक व्यवहार का रूप है। संगठन के अंदर जो सदस्य काम करते हैं उनका बिल्कुल रियल व्यवहार का रूप है, कृत्रिम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अनौपचारिक संगठन को कई नामों से पुकारा जाता है। अनौपचारिक संगठन को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कॉलेजियल। देखिए, कॉलेजियल वर्ड आपने सुना होगा, जैसे जस्टिस के रूप में अगर कॉलेजियम सिस्टम को देखा जाए, कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जस्टिस के रूप में,
जिसमें जजों का चयन किया जाता है। वहाँ एक नीति उन्होंने बना रखी है जिससे जजों का चयन किया जाता है। वैसे ये इनाम है कॉलेजियल, जिसको अनौपचारिक संगठन को कॉलेजियल भी कह सकते हो आप, प्रतियोगी भी कह सकते हो आप, ठीक है। प्रतियोगी कंपटीशन का रूप, प्राकृतिक नेचुरल, आंगिक या खुला मॉडर्न, ये अनौपचारिक संगठन के नाम है। अनौपचारिक संगठन की परिभाषा को देखते हुए इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये कुछ नाम मैंने बताए हैं आपको। नंबर फर्स्ट कॉलेजियल, नंबर सेकंड प्रतियोगी, नंबर थर्ड प्राकृतिक, नंबर फोर आंगिक, नंबर 5 खुला मॉडल, ये इसके नाम है, ठीक है। आगे नेक्स्ट एल.डी. व्हाइट ने अनौपचारिक संगठन की परिभाषा देते हुए लिखा है कि ये अधिक उग्र होता है। एल.डी. व्हाइट जो लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान हैं, उन्होंने अनौपचारिक संगठन को परिभाषित करते हुए कहा, अनौपचारिक संगठन की उन्होंने परिभाषा देते हुए लिखा है कि ये अधिक उग्र होता है। अनौपचारिक जो संगठन होता है वो अधिक उग्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट सामाजिक एवं आर्थिक अंतर, जाति या भाषा का अंतर, शिक्षा का स्तर एवं व्यक्तिगत रुचियां या अरुचियां इत्यादि संगठन पर प्रभाव डालती है। अब देखिए अनौपचारिक संगठन पर कौन कौन सी बातें प्रभाव डालती है, उसका क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सामाजिक एवं आर्थिक अंतर, समाज में किस तरह से वो इंपॉर्टेंट है और आर्थिक अंतर कैसे हैं वो इसके ऊपर इफेक्ट डालती है। जाति या भाषा का अंतर नंबर सेकंड बात। नंबर थर्ड बात, आपका जो एजुकेशन का स्तर है वो कैसे क्या है वो इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। व्यक्तिगत रुचियां वो कैसे क्या है, अरुचियां, डिसहॉबीज और इत्यादि संगठन पर प्रभाव डालती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये न तो लिखा हुआ होता है न ही निर्मित, बल्कि भावना प्रधान होता है। इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ना तो ये लिखा हुआ होता है न ही ये डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, ये सिर्फ भावना के ऊपर निर्भर करता है ना। अनौपचारिक संगठन का लास्ट कंक्लूजन निकल के हमारे सामने यही आता है। अब इससे रिलेटेड हम आगे और चर्चा, देखिए फ्रेंड्स हम आगे चर्चा करते हैं अनौपचारिक संगठन की निम्न विशेषताएं। देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा है अनौपचारिक संगठन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें दो वर्ड है अलग अलग, अनौपचारिक का क्या मतलब होता है और संगठन का क्या मतलब होता है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए अनौपचारिक संगठन की क्या विशेषता है, क्या इसकी स्पेशल विशेषता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, सबसे पहली विशेषता है वो है अस्थायी दशाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कार्य। अब देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए इसमें जो सबसे पहली विशेषता वो क्या है, अस्थायी दशाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कार्य। अब इसमें क्या बताया गया है, इसको देखिए ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना सही पता होना चाहिए कि ये इसकी विशेषता है और इसमें क्या काम होता है हमें। अस्थायी दशा, कोई भी कंडीशन अगर अस्थायी है तो उसका जो रिजल्ट है, उसके रिजल्ट के उपरांत क्या काम होना सक्सेस होता है या नहीं होता है, वो इसमें बताया गया है, ठीक है। नंबर सेकंड है आपका विशेषीकृत ज्ञान, सामान्य कार्यों की पूर्ति के लिए। कोई भी स्पेशल आपका ज्ञान है, अगर सामान्य कार्य है उसकी पूर्ति के लिए आप करना चाहते हैं, वो इसके लिए बताया गया है अनौपचारिक संगठन के एटीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्यों पर जोर, जो भी आपके टारगेट है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं अनौपचारिक संगठन के अकॉर्डिंग, उस लक्ष्यों पर आपको अधिक जोर देना है, ये इसकी मेन विशेषता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के दृष्टि से ये जो थर्ड बात है लक्ष्यों पर जोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये बात जो कही गई है लक्ष्यों पर जोर इनफॉर्मल संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर विशेषता, संगठन के आंतरिक विवादों का संगठन के मुखिया द्वारा परस्पर विचार विमर्श द्वारा निराकरण। देखिए कोई भी संगठन हो, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, उसका कोई न कोई एक मुखिया जरूर होगा। जो मुखिया कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मुखिया के द्वारा ही निकाला जाता है। तो इसमें ये बात कही गई है कि मुखिया द्वारा परस्पर विचार विमर्श करके उसका निराकरण करना, ठीक है। कोई भी समस्या आ जाती है तो मुखिया द्वारा विचार विमर्श करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, यही बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्वों का बिखराव। उत्तरदायित्व कोई भी जिम्मेदारी आपको दे दी, अगर उस जिम्मेदारी को आप सही तरीके से निभा नहीं सकते तो वो जिम्मेदारी आपकी कंप्लीट नहीं होगी, उसमें बिखराव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक की निष्ठा एवं उत्तरदायित्व संपूर्ण संगठन के प्रति। इसमें क्या बताया गया, निष्ठा और उत्तरदायित्व दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। निष्ठा किसी भी काम को करने की आपकी लगन, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा आपकी जो जिम्मेदारी है, जो संपूर्ण संगठन है, यानी पूरे संगठन में जो बातें कही गई है उसके प्रति आपकी निष्ठा
और उत्तरदायित्व वो भी ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, जब जाके वो आपका काम फुलफिल सही तरीके से होगा। ठीक है। नेक्स्ट, संगठन की लचीली संरचना। अब देखिए संगठन की लचीली संरचना, इसमें क्या बताया गया, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। लचीली संरचना जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन तो बना दिया, आपका संगठन बन गया, ठीक है, किसी भी काम को आप योजनाबद्ध तरीके से आपने स्टार्ट कर लिया, लेकिन अगर वो काम फ्लेक्सिबल है, सही तरीके से अगर वो फ्लेक्सिबल है, उसमें लचीलापन है, तो वो सही तरीके से फुलफिल नहीं होगा, वो काम आपका सक्सेस नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आठवीं विशेषता, संगठनीय ज्ञान प्रत्येक स्तर पर। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, संगठन के अंदर जो बात निर्धारित हो जाती है, संगठनीय ज्ञान का प्रत्येक स्तर पर यूज होना जरूरी है, वो भी लोक प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रत्येक स्तर पर इसका यूज होना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, हम अनौपचारिक संगठन की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो 8 विशेषता मैं आपको बता चुका हूं। अगली विशेषता है आपकी नंबर 9। नंबर 9 विशेषता क्या है, संगठनीय मानवों में क्षितिजीय एवं लंबवित्तीय क्रिया एवं प्रतिक्रिया। देखिए संगठनीय मानवों में, यानी संगठन तो बन गया, अब संगठन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनमें क्षितिजीय का मतलब होता है पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल एवं लंबवतीय, समांतर और लंबवतीय क्रिया एवं प्रतिक्रिया। ठीक है, समांतर लंबवत क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता, संगठनीय क्रिया एवं प्रतिक्रिया परामर्श के रूप में। संगठन के अंदर कोई भी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, उसको एक परामर्श के रूप में उसका उपयोग किया गया, यानी एडवाइस के रूप में उसका एक उपयोग किया गया, सलाह के रूप में उसका एक उपयोग किया गया। नेक्स्ट है आपका, संगठन में प्रतिष्ठा का निर्धारण व्यक्तिगत व्यवहारिक कार्यकुशलता एवं प्रतिष्ठा द्वारा। देखिए कोई भी संगठन है उसमें प्रतिष्ठा का निर्धारण, यानी इस आदमी के अंदर कितनी इसकी प्रतिष्ठा है, कितना इसका लोग इसको जानते हैं, प्रतिष्ठा का निर्धारण व्यक्तिगत होना चाहिए, व्यवहारिक कार्यकुशलता होना चाहिए, यानी स्किलफुल होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिष्ठा द्वारा। नेक्स्ट है अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन की कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं। जो औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठन की कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं। औपचारिक संगठन में औपचारिक संगठन की जो कार्यशीलता है, कार्य करने की जो क्रिया है, उसको वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये तो होगी आपकी विशेषता सारी कंप्लीट होगी। अब आगे मैं बता रहा हूं आपको कि औपचारिक संगठन के सदस्य अपने मानकीकरण स्थापित कर लेते हैं जो सामान्य हितों व विचारों के आदान प्रदान पर आधारित रहते हैं। औपचारिक संगठन में क्या होता है, जो मानव होते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, वो अपने सदस्यों का मानकीकरण, यानी मानकीकरण का मतलब ये होता है कि जो उसके रूल्स है उसका वो मानकीकरण स्थापित कर लेते हैं, मेजरमेंट स्थापित कर लेते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, फिर सामान्य हित है और विचारों के आदान प्रदान पर आधारित रहते हैं। अपने सामान्य हित होना चाहिए और अपने जो विचार है उसके आदान प्रदान पर वो आधारित रहते हैं। ठीक है, ऐसे संगठनों का मूल उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ऐसे संगठनों का मेन उद्देश्य ये रह गया, सिर्फ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है और कुछ नहीं होता है। मानव हित तो होता ही है, लेकिन उसके साथ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना इनका बस एकमात्र कारण रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बर्नौड एक कुशल विद्वान हुए हैं। बर्नौड ने क्या लिखा है, बर्नौड के शब्दों में औपचारिक संगठन सामाजिक संगठन में विद्यमान भावनाओं व मूल्यों का ध्यान नहीं रख सकता, जिसके द्वारा सात व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह औपचारिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। देखिए बर्नौड के शब्दों में बर्नौड ने क्या कहा है कि औपचारिक संगठन क्या करता है, सामाजिक संगठन में विद्यमान भावनाओं का ध्यान नहीं रख सकता, भावनाओं व मूल्यों का ध्यान वो नहीं रख सकता, जिसके साथ व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह है अनौपचारिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, यानी जिसके साथ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इनफॉर्मल रूप से जुड़े हुए होते हैं, उनका वो ध्यान नहीं रख सकता। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपकी नेक्स्ट आगे हम क्या चर्चा करते हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए कि अनौपचारिक संगठन जो है सामाजिक जीवन एवं उसके अस्तित्व का मूल रूप है। देखिए अनौपचारिक संगठन की स्टडी अब तक हम करते आ रहे हैं, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है लास्ट में कंक्लूजन कि अनौपचारिक जो संगठन है हमारा सामाजिक जीवन है, उसके अस्तित्व का मूल रूप है। अनौपचारिक संगठन हमारा जो सामाजिक जीवन है, हमारा जो सोशल लिविंग स्टैंडर्ड है और हमारा जो उसका अस्तित्व है उसका मूल रूप है। ठीक है, आगे नेक्स्ट विद्वान है गोलेब लिटरल। गोलेब लिटरल एक प्रख्यात स्कॉलर हुए हैं, उनके शब्दों में अनौपचारिक संगठन से रिलेटेड क्या बात कही उन्होंने
कि ऐसे संगठन मानव जीवन के आवश्यक चलायमान भाग एवं अविच्छेदनीय अंग है। ऐसे संगठन का मतलब अनौपचारिक संगठन से रिलेटेड उन्होंने बात कही है कि ऐसे जो संगठन हैं मानव जीवन के आवश्यक चलायमान, मानव जीवन को चलाने के लिए एक आवश्यक रूप से ये काम करते हैं, आवश्यक रूप से ये फैक्टर काम करते हैं एवं आवश्यक भाग है और अविच्छेदनीय यानी जिसका विच्छेदन नहीं किया जा सकता, जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और लास्ट में यही बात साबित होती है कि ये एक पूर्ण संगठन है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है। दैट इज द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए अनौपचारिक संगठन से संबंधित दृष्टिकोण या विभिन्न विचारधारा। नेक्स्ट आगे का टॉपिक आ गया आपका अनौपचारिक संगठन से रिलेटेड क्या आपका दृष्टिकोण है, क्या उसकी विचारधारा है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस। देखिए अनौपचारिक संगठन में रिलेटेड 3 विचारधारा महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक संगठन से रिलेटेड मेनली 3 विचारधारा महत्वपूर्ण है। तीनों विचारधाराओं का हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और इसकी विचारधाराओं की स्टडी हम करेंगे आगे क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये मैं बताऊंगा कि अनौपचारिक दृष्टिकोण की जो 3 विचारधारा है 1 बाय 1 एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए आज की जो हमारी क्लास हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औपचारिक संगठन से हमारा चल रहा है, संगठन से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, संगठन में औपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन में जो उसकी 3 विचारधारा महत्वपूर्ण थी उसमें सेकंड विचारधारा से आज हमने स्टार्ट किया था और तीनों विचारधारा अभी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हमने अनौपचारिक संगठन के बारे में पढ़ा, फिर अनौपचारिक संगठन की विशेषताओं के बारे में स्टडी की। ये सारी क्लास हमारी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसलिए मुझे आशा है कि आपने वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह देखा होगा, सुना होगा, उसके बाद में आपने अपनी प्रिपरेशन की होगी। ठीक है, आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन करें, हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके।